वहीं वैश्विक व्यापार की बदलती तस्वीर में भारत एक बार बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 2007 से शुरू हुई बातचीत आखिरकार साल 2026 में समझौते का रूप ले रही है। करीब 2 दशक की लंबी और जटिल बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दहलीज पर है, जिससे दोनों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा मिलने वाली है। वैश्विक व्यापार के बदलते समीकरणों के बीच भारत ने बीते 4 वर्षों में जिस तेजी से मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत और यूरोपीय संघ भी ऐसे ही एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत भारत और यूरोपीय संघ एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच को आसान बनाएंगे। समझौते के लागू होने के बाद भारतीय उत्पादों को यूरोपीय संघ के देशों में कम या शून्य टैरिफ पर पहुंच मिलने की संभावना है। वहीं यूरोपीय संघ के उत्पादों को भी भारतीय बाजार में इसी तरह की सुविधा मिल सकेगी। जिस उद्देश्य के साथ इस समझौते की नींव रखी गई थी, वो अब लगभग 2 दशक बाद साकार होती दिख रही है। वर्ष 2007 में शुरू हुई ये पहल अब 2026 में ठोस आकार ले रही है, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। भारत यूएई एफटीए की शुरुआत 2007 में हुई, जब दोनों पक्षों ने ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी कि BTIA के रूप में इसे शुरू किया। ये पहल मुख्य रूप से यूएई की ओर से आई, जो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बाजार को देखते हुए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना चाहता था। भारत की ओर से भी रुचि थी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन उस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। समझौते का उद्देश्य सामान, सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नियामक सहयोग को कवर करना था। 2007 से 2013 तक कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन असहमतियों के कारण ये रुक गया। 2022 में वार्ताएं फिर से शुरू हुई, मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध और अमेरिका चीन व्यापार तनाव जैसे वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों के कारण इसकी राह थोड़ी आसान हुई। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार उच्च स्तरीय संवाद और बैठकों ने इस प्रक्रिया को नई गति दी। हालांकि एफटीए वार्ता के दौरान कई संवेदनशील और जटिल मुद्दे सामने आए। इनमें सबसे अहम रहा व्यापार संतुलन, जहां भारत को ये आशंका थी कि यूरोपीय उत्पादों को भारत की आसान बाजार पहुंच मिलने से अपने घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं कृषि उत्पादों और वस्त्रों पर शुल्क को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद रहे। भारत चाहता है कि उसके कृषि और वस्त्र उत्पादों को यूरोपीय बाजार में बेहतर अवसर मिले, जबकि यूरोपीय संघ अपने किसानों और घरेलू उत्पादों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहा। इसके अलावा निवेश और सेवा क्षेत्र में पहुंच, डेटा सुरक्षा और नियामक मानक जैसे मुद्दे भी बातचीत के केंद्र में रहे। यूरोपीय संघ ने डेटा गोपनीयता और सख्त नियामक ढांचे पर जोर दिया, जबकि भारत के लिए ये मामला घरेलू नीति और डिजिटल संप्रभुता से जुड़ा रहा। साथ ही पर्यावरणीय और श्रमिक अधिकारों से जुड़े सामाजिक मानकों को लेकर भी यूरोपीय संघ ने भारत से सुधार की अपेक्षा की। इन सभी चुनौतियों के बावजूद दोनों पक्ष इस समझौते को उच्च प्राथमिकता देते आए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर MK अग्रवाल जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार वीएन भट्ट जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम MK अग्रवाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज दिल्ली में पीएम मोदी के साथ यूरोपीय संघ के शीर्ष अहम बैठक होने वाली है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि किन किन मुद्दों पर इस समझौते पर बात हो सकती है, और जो ये समझौता है इसको मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है, तो मदर ऑफ डील्स क्या है? देखिए, आज की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, वो चाहे सामरिक परिस्थितियां हो, जियोपॉलिटिक्स हो, या आर्थिक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, उन परिस्थितियों के बीच 2 बड़ी शक्तियों का भारत, जो कि आज सर्वाधिक जनसंख्या वाली कंट्री है, और यूरोपियन यूनियन, जिसका जो है जीडीपी कुल $20 ट्रिलियन का है, और एक रिच कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज का समूह है यूरोपियन यूनियन। तो मुझे लगता है इनका साथ आने से कई चीजें दुनिया के और लोगों को हो सकता है कि बहुत स्वीकार ना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्य बिंदु क्या है कि दोनों ही कंट्री अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाना चाहते हैं। जैसे भारत है, प्रधानमंत्री मोदी जी इसको विकसित भारत की ओर तेजी से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उस कड़ी में उनको एक बड़ा बाजार मिलता है हमारे उत्पादों के लिए, और एक बड़ा निवेशक भी हमको प्राप्त होता है। एक नया कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का स्रोत भी हमको मिलता है, वो कई क्षेत्रों में मिलता है। और ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ सप्लाई चेन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार का आज वैश्विक परिस्थितियां हैं, सप्लाई चेन को लेकर हर कोई कहीं ना कहीं सजग है।
तो ऐसे में सप्लाई चेन को सुनिश्चित करना, यानी कि टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल टाइप की चीजों को उपलब्ध कराना, वो सारी चीजें यहाँ रहेंगी। और यूरोपियन कंट्रीज के लिहाज से बहुत दिनों से उनकी अपेक्षा थी कि उनकी गाड़ियों की यहाँ बिक्री हो सके। फिर एक बड़ा जो मार्केट खुल सकता है वो है डिफेंस डील्स को लेकर के। डिफेंस डील का मतलब ये नहीं है हम केवल वहां से इंपोर्ट करेंगे। भारत आज एक्सपोर्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर के उसको भारत में मैन्युफैक्चर करना और ग्लोबली उसको एक्सपोर्ट करना, भारत ने ये प्रयास बहुत तेजी से प्रारंभ कर दिया है और क्रेडिबिलिटी के साथ कम मूल्य पर इसका एक्सपोर्ट कर रहा है और लोग रुचि इसमें दिखा रहे हैं। ऑलरेडी हमारा एक्सपोर्ट काफी बढ़ चुका है। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जो एमएसएमई रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पर जेम्स ज्वेलरीज का आप कह सकते हैं, गारमेंट सेक्टर का कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश करीब करीब आउट हो चुका है, तो हमारे लिए इसमें एक कह सकते हैं अवसर उपलब्ध हो रहा है। लेदर प्रोडक्ट्स के रूप में देख सकते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के रूप में देख सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स को पहले जो है यूरोपियन कंट्रीज ने रोक लगाई थी टैरिफ के द्वारा और अधिक शुल्क के द्वारा। अब चूंकि वो करीब करीब शून्य की तरफ आ रहा है, तो हमारे प्रोडक्ट्स अब बेहतर भी हुए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। तो ऐसे मुझे लगता है कि भारत के लिए भी एक बड़ा बाजार उपलब्ध होगा और अच्छा रिवार्डिंग रहेगा हमारे एमएसएमई सेक्टर को, और यह आत्मनिर्भरता के साथ साथ नए निवेश को भी आकर्षित करने में सफल होगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं अब हम देखते हैं कि भारत ना सिर्फ इंपोर्ट बल्कि एक्सपोर्ट भी करने लगा है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वीएन भट्ट जी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे वीएन भट्ट जी कि दोनों देशों को आपसी व्यापार समझौते के रूप में किस तरह से देखा जा सकता है, मतलब इससे भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है उस पर किस तरह का असर पड़ने वाला है इस समझौते से? भारत को विश्व राष्ट्र बनने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसका आधार यही है। और आज की डील के बाद भारत का यूरोप के 32 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा। यूरोप के 27 देश हैं। इसके पहले भारत का ब्रिटेन के साथ एफटीओ हो चुका है। इसके पहले भारत का जो यूरोप का जो 4 देशों का ब्लॉक है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है और आइसलैंड है और एक लिechtenstein है, इस पर EFTA है, वो भी मार्च 2024 में पहले हो चुके हैं। तो इस तरीके से भारत का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, भारतीय कंपनियां, भारतीय प्रोडक्ट्स, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये पूरी तरह है। और आज की जो ये होने जा रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़ी घटना है, जिन्होंने पिछले बार भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया, फिर अगस्त में 25% और लगा दिया। तो आज भारत को अमेरिकी बाजार की तरह से कहें तो हमारा जो थोड़ा निर्भरता थी वो समाप्त हो गई है। और यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है इट्स गोइंग टू बी ऐसे ही कहा है। और एस्टिमेट्स में 27 के साथ ओपन तो अगर इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी की जरूरत होती है तो इट इज गोइंग टू बी इनमेंसली बेनिफिशियल फॉर बोथ इंडिया एंड ईयू। और ईयू के देश जो है छोटे छोटे देश हैं, इन सबके पास जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग का जो आधार है वो बहुत सीमित है। और जब फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब तो कॉलोनियल पावर्स और अफ्रीका और एशिया को केवल होता है आवाज अपने सर्वाइवल के लिए डील की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है भारत के से बड़ा परोपकार किया और स्वयं के ऊपर परोपकार किया और इन एनी केस बेनिफिशियल जाएगा। जी वीएन भट्ट जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक अपना सही कर लें। अच्छा तो
जी वीएन भट्ट जी, हम आपके पास फिर से वापस आते हैं। एक बार फिर से हम एमके अग्रवाल जी के पास चलते हैं। जैसा कि अभी आप वीएन भट्ट जी बता रहे थे कि आर्थिक समझौते की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात कर रहे हैं, टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से समझौते के बाद आर्थिक व्यवस्था का जो ये किस तरह की आकृति बनती दिखाई दे रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की? जिस प्रकार से हम देखते हैं, भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति जी, और ये शक्ति पश्चिम से थोड़ा भिन्न भी है, क्योंकि हम एक सहयोगात्मक रवैया लेकर के चलते हैं। और आपने देखा होगा कोविड काल में 100 से अधिक कंट्रीज को हमने वैक्सीन दिया है, 100 से अधिक कंट्रीज को हमने खाद्यान्न उपलब्ध कराया है, मेडिकल फैसिलिटीज तमाम दी हैं। और इसके अलावा भी जहां कहीं कोई ऐसी संकट होता है, हम बिना किसी भेदभाव के उनको सारी सुविधाएं जितना संभव है उपलब्ध कराने की चेष्टा करते हैं। बिल्कुल। यदि भारत आगे बढ़ता है तो अगर यूरोपियन यूनियन को हम देखते हैं तो उनके साथ सहयोगात्मक रवैया तो है ही है। और आज उन्होंने खुद कहा है कि भारत एक क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय पार्टनर है और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, एक नई शक्ति है। तो इसके साथ बढ़ रहे हैं। तो हमने इसके पहले अगर आपने देखा होगा G20 में, तो हमने अफ्रीकन यूनियन को जो 23 कंट्रीज का समूह है, G20 में उनकी सदस्यता सुनिश्चित करी थी। और एक ग्रुप के शामिल होने से लगभग पूरा अफ्रीका उसमें शामिल हो गया, 23 कंट्रीज का समूह उसमें शामिल हो जाता है। तो हम ग्लोबल साउथ की ओर भी उतने सचेत हैं और जितना ग्लोबल नॉर्थ की तरफ सचेत हैं। हाँ, ठीक है कि कोई यदि अपने बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षा रखता है या बहुत स्वार्थ बस अपना कार्य करता है, तो हम उनसे थोड़ा अलग होकर के एक नया मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। मल्टीपोलर जो है इकोनॉमिक वर्ल्ड भी होना चाहिए, जैसे कि मल्टीपोलर एक दुनिया होनी चाहिए और इसको विश्व को स्वीकार करना होगा। और आज जो भारत का मॉडल है, इसने ये भी अपने दमखम पर दिखाया है कि हम अपने मॉडल से, अपनी शक्तियों से कितना तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हम पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, क्लाइमेट के रूप में कर रहे हैं, जबकि अमेरिका जैसे या चीन जैसे लोग इसमें ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई मतभेद हो। हम अपने यहाँ अगर आप देखते हैं तो एक जिसको कह सकते हैं इंक्लूसिव समावेशी विकास के द्वारा, पोषणीय विकास के द्वारा हम अपनी अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं, यानी कि हम विश्व को एक नया मॉडल दे रहे हैं। आज देखिए भारत के मॉडल को कनाडा भी लगाना चाहता, कर नहीं पा रहा, वो एक अलग बात है। और वो क्या है, अपनी आंतरिक शक्तियों, आर्थिक शक्तियों को मजबूत करना, उसको पोषित करना और लोगों को उन शक्तियों के साथ जोड़ करके उनके विकास को सुनिश्चित करना। तो हमारा मॉडल पोषणीय है, समावेशी है और दीर्घकालीन है और सबको साथ लेकर के चलने वाला मॉडल है। हम क्लाइमेट का भी ध्यान रखते हैं, पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। और ये जो हमारा होगा समझौता हो रहा है, आज करीब करीब फाइनल है, जो आज समिट होना है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ये हो रहा है, उनके मार्गदर्शन में ये हो रहा है, भारत और यूरोपियन संघ का जो हो रहा है। आज मुझे लगता है ये समझौता आज जो है इस पर हस्ताक्षर हो जाने से, क्योंकि हमसे ज्यादा उत्साहित कौन है, यूरोपियन यूनियन है। उर्सुला जी को अगर देखिए, उनको देखिए तो उन्होंने बहुत पहले कहा, वहां डवोस में भी कहा था कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, यानी कि बहुत बड़ा समझौता है जी, जिसको मदर ऑफ, आप देखिए 200 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं, तो एक बड़ा मार्केट बनता है, रिच लोगों का भी कंट्रीज है और बड़ी पॉपुलेशन का भी कंट्री है। तो मुझे लगता है ये वैश्विक स्तर पर एक नई उम्मीद की किरण दिखाता है और ये बताता है यदि आपस में सहयोग का रवैया हो, अनावश्यक स्वार्थ ना हो, तो दुनिया को और बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि कुछ राष्ट्र इससे विमुख हो रहे हैं तो उससे दुनिया में उथल पुथल हो रही है, और ये दोनों ही सब आपस में अगर आते हैं तो इस समझौते से दुनिया को एक नई राह मिलती हुई दिखाई पड़ती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एमके अग्रवाल जी हमसे जोड़ने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपसी सहयोग हो तो दुनिया को और आगे ले जाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।